साल था 1992। मॉनसून की बारिश ने कोल्हापुर की धूल भरी सड़कों को साफ कर दिया था। नंदिनी के शांत गांव में प्राचीन जैन मठ मंदिर में कुछ अद्भुत हो रहा था। एक नया सदस्य आ रहा था। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक छोटा हाथी का बच्चा, मुश्किल से 3 या 4 साल का। वह अपने जैसे बाकी हाथियों से छोटी थी, जिसकी बड़ी जिज्ञासु आंखें सब कुछ देखती थीं। पुजारियों ने उसका नाम माधुरी रखा, जिसका अर्थ है मिठास, और यह नाम उस पर बिल्कुल ठीक बैठता था। उसे इस पवित्र स्थान पर दिव्य कृपा का प्रतीक बनने के लिए लाया गया था। जीवन के प्रति श्रद्धा का एक जीता जागता उदाहरण, जो जैन शिक्षाओं के लिए बहुत केंद्रीय है। उसकी उपस्थिति का मतलब पूरे समुदाय के लिए आशीर्वाद और खुशी लाना था। पहले ही दिन से माधुरी सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह परिवार का एक सदस्य थी। नंदिनी और आसपास के गांवों के लोग उसके शांत स्वभाव के दीवाने हो गए। बच्चे उसके लिए गन्ने और केले जैसे छोटे छोटे पकवान लाते थे। उनके चेहरे उत्साह से चमकते थे। मंदिर के पुजारी उसकी देखभाल करते थे, उसे पास की नदी में नहलाते थे और धार्मिक समारोहों के लिए उसे रंग बिरंगे पेंट से सजाते थे। वह मठ की आत्मा बन गई। उसकी शांत उपस्थिति हर किसी के लिए सुकून और गर्व का स्रोत थी। वह उनके दैनिक जीवन के ताने बाने में बुनी हुई थी, एक स्थिर और प्यारी हस्ती जो हर त्योहार और जुलूस में भाग लेती थी। उसके कोमल कदम गांव में एक परिचित लय थे। उसका आध्यात्मिक महत्व हर गुजरते साल के साथ बढ़ता गया। जैन परंपरा में हाथी शक्ति, धैर्य और ज्ञान का प्रतीक है। माधुरी, जिसे प्यार से महादेवी भी कहा जाता था, उसे सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा देखा जाता था। भक्तों के लिए वह एक पवित्र प्राणी थी, उनकी प्रार्थनाओं का एक माध्यम और उनके विश्वास की संरक्षक थी। अनुष्ठानों में उसकी भागीदारी कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक पवित्र कार्य था। जब वह आशीर्वाद के रूप में अपनी सूंड उठाती थी, तो लोगों को दिव्य शक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस होता था। वह एक जीवित मूर्ति थी, एक कोमल विशालकाय प्राणी, जिसने समुदाय के दिल को अपने बड़े कोमल पैर की हथेली में रखा था। वे अपने मंदिर या अपने जीवन की कल्पना उसके बिना नहीं कर सकते थे। 3 दशकों से ज्यादा समय तक माधुरी इस छोटे से ब्रह्मांड का केंद्र थी। उसने बच्चों की पीढ़ियों को वयस्कों के रूप में बढ़ते देखा, जिन्होंने फिर अपने बच्चों को उससे मिलवाने के लिए लाया। वह अनगिनत प्रार्थनाओं, शादियों और त्योहारों की एक शांत गवाह थी। उसके और कोल्हापुर के लोगों के बीच का बंधन गहरा और सच्चा था, जो वर्षों के साझा अनुभव और आपसी स्नेह पर आधारित था। यह परंपरा में डूबा एक रिश्ता था, विश्वास और प्रेम की एक सुंदर टेपेस्ट्री, जो ऐसा लगता था कि यह हमेशा के लिए रहेगा। कोई नहीं जानता था कि यही प्यार, यही परंपरा एक दिन इतने दर्द और संघर्ष का स्रोत बन जाएगी, हाथी और उसे चाहने वाले लोगों दोनों के लिए। टाइम, जैसा कि सभी लिविंग थिंग्स के लिए होता है, माधुरी पर अपना असर छोड़ने लगा। हार्ड स्टोन फ्लोर्स पर खड़े होने के कई साल, जो मंदिर के हाथियों के लिए एक आम बात थी, उनके बड़े शरीर के लिए अच्छे नहीं थे। उन्हें आर्थराइटिस नाम की एक दर्दनाक बीमारी हो गई थी। उनके जोड़ों में एक गहरा दर्दनाक अकड़न थी, जिससे उन्हें हर कदम उठाने में दिक्कत होती थी। उनके पैर, जिन्हें सॉफ्ट मिट्टी पर छलना चाहिए था, उनमें घाव हो गए थे और फुट रॉट से इन्फेक्शन हो गया था। उनके नाखून लंबे और फटे हुए थे, जो इस बात का साफ संकेत था कि कुछ बहुत गलत था। उनकी जिंदगी का फिजिकल टोल, एक ऐसी जिंदगी जो नेचर के इरादे से बहुत अलग थी, अब अनदेखी करना इम्पॉसिबल हो गया था। उनका शरीर एक भारी बोझ उठा रहा था, उनके पूजनीय स्टेट्स का अनसीन भार। दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं था। हाथी बहुत इंटेलिजेंट और इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं, जिन्हें वास्ट ओपन स्पेस और अपनी तरह के लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स सोशल बॉन्ड के लिए डिजाइन किया गया है। मधुरी की दुनिया मंदिर का आंगन था, जबकि वह ह्यूमन लव से घिरी हुई थी। वह दूसरे हाथियों के साथ से अलग थी। यह गहरा अकेलापन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के रूप में सामने आने लगा। ऑब्जर्वर्स ने नोट किया कि वह कभी कभी आगे पीछे झूलती थी, एक रेपेटिटिव मोशन जो हाथियों में अक्सर बोरियत और स्ट्रेस को दर्शाता है। 2017 में एक ट्रेजेडी हुई, जिसने उनकी इनर उथल पुथल की ओर इशारा किया। डिस्ट्रेस के एक पल में उन्होंने मंदिर के हेड प्रीस्ट को जानलेवा चोट पहुंचाई, एक आदमी जिसने उनकी देखभाल की थी। ये एक दिल दहला देने वाली घटना थी, एक संकेत था कि उनकी जेंटल स्पिरिट एक बहुत बड़े तनाव के नीचे संघर्ष कर रही थी। जो लोग उनसे प्यार करते थे, उन्होंने अपना बेस्ट किया, लेकिन उनके पास एक बूढ़े हाथी की ऐसी कॉम्प्लेक्स हेल्थ प्रॉब्लम की देखभाल के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं थी। उनका प्यार प्योर था, लेकिन वह उनके आर्थराइटिस को ठीक नहीं कर सकता था।
या उन्हें हो रहे गहरे स्ट्रेस को कम नहीं कर सकता था। वे उन्हें अपनी प्यारी महादेवी के रूप में देखते थे, एक डिवाइन फिगर जो स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट थी। उनकी पेशेंट आंखों के पीछे के दर्द को देखना उनके लिए मुश्किल था। जिन परंपराओं ने उन्हें एक पेडिस्टल पर रखा था, उन्होंने ही उन्हें कन्फाइंड भी रखा, जिससे उन्हें उस तरह की एक्सपर्ट वेटरनरी केयर और नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था जिसकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी। जिस रेवरेंस ने उनकी ज़िंदगी को परिभाषित किया था, वह दुखद रूप से उनके डिक्लाइन में योगदान दे रहा था। तो साल बीतते गए और माधुरी की कंडीशन धीरे धीरे खराब होती गई। त्योहारों का आनंद उनके लिए शायद दर्द से भरा था। खड़े रहने के लंबे घंटे एंड्योरेंस की एक परीक्षा थी। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा, भक्तों को आशीर्वाद देना, और वह जेंटल जायंट बनी राही जिसे हर कोई जानता और प्यार करता था। लेकिन सतह के नीचे एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा था। उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, उनकी स्पिरिट कमजोर पड़ रही थी, और जो जिंदगी कभी एक आशीर्वाद थी वह एक भारी चेन बनती जा रही थी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत थी, एक नए तरह की कंपैशन की जो ट्रेडिशन से परे देखे और पूरी तरह से उस जानवर के वेलफेयर पर ध्यान केंद्रित करे जो इसके सेंटर में था। वह पुकार अब सुनी जाने वाली थी। माधुरी के दुख की बातें धीरे धीरे कोल्हापुर मंदिर की दीवारों के बाहर भी फैलने लगीं। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने उसकी हालत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनमें सबसे आगे पीटा इंडिया थी, जो जानवरों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। उन्होंने पहले भी ऐसे कई मामले देखे थे जहां मंदिर के हाथी अनजाने में ही बहुत दुख झेल रहे थे। उन्होंने माधुरी की बिगड़ती सेहत की पशु चिकित्सा रिपोर्ट और तस्वीरों के साथ एक मजबूत केस तैयार किया। उन्होंने उसके बढ़े हुए नाखून देखे, उसके पैरों के घाव देखे और उसके मानसिक तनाव के साफ लेकिन हल्के लक्षण भी देखे। उनका मानना था कि सिर्फ प्यार काफी नहीं है, माधुरी को सही माहौल में तुरंत और पेशेवर मेडिकल मदद की जरूरत थी। दिसंबर 2024 में पीटा इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक औपचारिक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने इकट्ठा की गए सभी सबूत पेश किए। यह कानूनी याचिका कोल्हापुर के लोगों या जैन मठ के खिलाफ आरोप नहीं थी, यह माधुरी की ओर से एक गुहार थी। याचिका में कहा गया था कि उसकी मौजूदा रहने की स्थिति भारत के पशु कल्याण कानूनों का उल्लंघन है और उसकी सेहत को तुरंत खतरा है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उसे एक खास बचाव और पुनर्वास केंद्र में भेजने का आदेश दिया जाए, जहां उसे अपने बाकी के साल आराम और शांति से बिताने के लिए जरूरी विशेषज्ञ देखभाल मिल सके। माधुरी के भविष्य के लिए कानूनी लड़ाई अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी थी। कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। जजों ने सबूतों की जांच की, पीटा इंडिया और जैन मठ के प्रतिनिधियों दोनों की दलीलें सुनी, जिन्होंने तर्क दिया कि माधुरी को प्यार किया जाता है और उसकी अच्छी देखभाल की जाती है। हालांकि मेडिकल रिपोर्टों को झुठलाया नहीं जा सकता था। कोर्ट को गहरी धार्मिक परंपराओं और समुदाय के भावनात्मक लगाव को हाथी के दुख के साफ वैज्ञानिक सबूतों के खिलाफ तौलना पड़ा। सावधानी से विचार करने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कठिन लेकिन पक्का फैसला सुनाया। 16 जुलाई 2025 को उसने अपने आदेश की पुष्टि की। माधुरी को गुजरात में एक उचित पुनर्वास सुविधा में ले जाया जाना था। कोर्ट का कर्तव्य, उसने तय किया, जानवर के कल्याण को प्राथमिकता देना था। इस फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं किया गया। मंदिर के अधिकारियों को लगा कि उनकी प्यारी हाथी उनसे छीनी जा रही है और उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील की। यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर से सबूत पेश किए गए और दलीलें दी गईं। 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। उसने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें माधुरी को गुजरात के जामनगर में एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य वनतारा में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था। कानूनी रास्ता अब साफ था। कानून ने अपनी बात कह दी थी और उसकी आवाज दृढ़ थी। माधुरी की सेहत और भलाई सबसे पहले आनी चाहिए। एक ऐसी यात्रा की तैयारी हो चुकी थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अगस्त 2025 के पहले दिनों में एक खास तरीके से डिजाइन की गई गाड़ी, एक एलिफेंट एम्बुलेंस, नंदनी पहुंची। जैसे ही जाने का समय आया, हवा में उदासी छा गई। जामनगर के वनतारा तक का सफर लंबा था, लेकिन यह एक नई शुरुआत की तरफ का सफर था। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन का चलाया गया एक बहुत बड़ा 3500 एकड़ का सैंक्चुअरी था, जो माधुरी ने पहले कभी नहीं देखा था।
यह कोई मंदिर या चिड़ियाघर नहीं था, बल्कि एक मॉडर्न रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर था जो जरूरतमंद जानवरों को इज्जत और देखभाल का जीवन देने के लिए बनाया गया था। जैसे ही एम्बुलेंस गेट से अंदर आई, स्टाफ तैयार था। उन्होंने उसके आने की तैयारी कर रखी थी और उन्होंने उसका स्वागत एक धार्मिक मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पेशेंट की तरह किया जो दया और इलाज का हकदार था। वंतारा में उसके पहले अनुभव मंदिर के कठोर पत्थर के फर्श से बिल्कुल अलग थे। उसे धीरे से एक बड़े, खुले और चेन फ्री एनक्लोजर में ले जाया गया, जहां उसके पैरों के नीचे नरम मिट्टी थी। दशकों में पहली बार वह ऐसे माहौल में थी जो एक हाथी के लिए बनाया गया था। स्पेशलाइज्ड वेटेरिनरी डॉक्टरों और एनिमल बिहेवियरिस्ट की एक टीम ने तुरंत उसके हेल्थ का पूरा असेसमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने उसके जोड़ों में एडवांस्ड आर्थराइटिस और उसके पैरों की डार्ड नाक कंडीशन देखी, लेकिन यहाँ उनके पास मदद करने के लिए टूल्स और एक्सपर्टीज थे। माधुरी का ट्रीटमेंट प्लान बहुत वाइड था, जो उसके फिजिकल प्रॉब्लम और उसके साइकोलॉजिकल वेलबीइंग दोनों पर फोकस करता था। ठीक होने की लंबी प्रोसेस आखिरकार शुरू हो गई थी। उसे जो केयर मिली वह असाधारण थी। उसके इलाज का एक बड़ा हिस्सा हाइड्रोथेरेपी था। उसे एक बड़े, खास तौर पर बनाए गए पूल में ले जाया गया, जहां पानी का उछाल उसके आर्थराइटिक जोड़ों से बहुत ज्यादा प्रेशर हटा सकता था, जिससे वह आज़ादी से और बिना दर्द के चल सकती थी। उसे अपने दर्द भरे पैरों में सूजन कम करने और ठीक करने के लिए लेजर थेरेपी भी मिली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलें। उसके डाइट को ध्यान से मैनेज किया गया। शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि सैंक्चुअरी ने उसे दूसरे हाथियों के साथ कंपेनियनशिप का मौका दिया, जो एक हाथी के इमोशनल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसकी उसे इतने लंबे समय से कमी थी। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर माधुरी में एक बदलाव आने लगा। लगातार गहरा दर्द कम होने लगा। हिलना डुलना, जो उसके पिछले स्ट्रेस का साइन था, कम होने लगा। उसने अपने नए माहौल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उसकी सूंड नई गंधों और नेचुरल हैबिटेट के टेक्सचर को उत्सुकता से जांच रही थी। वंतारा की टीम ने इन छोटे छोटे साइन को बड़ी जीत के तौर पर देखा। वे कोल्हापुर की जेंटल जाइंट को यह फिर से डिस्कवर करते हुए देख रहे थे कि एक हाथी होने का मतलब क्या होता है। नरम जमीन पर चलना, तालाब में नहाना और बिना दर्द के आराम करना। जबकि उसके दिल को उन लोगों की कमी महसूस हुई होगी जिन्हें वह जानती थी। उसके शरीर को आखिरकार वह राहत मिल रही थी जिसकी उसे इतने लंबे समय से जरूरत थी। कोल्हापुर में माधुरी के जाने की खबर से लोगों को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उन्हें बहुत गहरा दुख और गुस्सा आया। नंदानी और आसपास के इलाके के लोगों के लिए यह किसी जानवर को बचाना नहीं था। सच कहूं तो यह उनके परिवार के एक सदस्य, उनकी पहचान के एक पवित्र हिस्से को उनसे छीन लेना था। कोर्ट के आदेश और जानवरों की हेल्थ रिपोर्ट्स का उनके लिए कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्होंने 33 साल तक माधुरी के साथ जीवन बिताया था और उससे बहुत प्यार करते थे। उनकी प्यारी महादेवी चाली गई थी और उनकी दुनिया बिल्कुल खाली खाली लग रही थी। यह गहरा दुख जल्द ही सब लोगों के साथ मिलकर किए जाने वाले काम में बदल गया, क्योंकि समुदाय ने अपने दुख को आवाज देने और उसे वापस बुलाने की मांग करने के लिए आवाज उठाई। नंदानी का शांत गांव एक बहुत बड़े जन आंदोलन का केंद्र बन गया। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण लेकिन असरदार थे, जिससे हाथी के लिए लोगों की भावनाओं की इनक्रीबल गहराई दिखती थी। 25 जुलाई 2025 को कोल्हापुर में एक शांति मार्च निकाला गया। अनुमान है कि 7,000 लोग सड़कों पर चाले। उनकी चुप्पी किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा उनके दुख को बयां कर रही थी। इससे पहले एक और भी बड़ा विरोध मार्च हुआ था, जिसमें लगभग 30,000 लोगों ने अपनी एकजुटता दिखाने के लिए 45 किलोमीटर पैदल मार्च किया था। ये कोई एक्टिविस्ट या परेशानी पैदा करने वाले लोग नहीं थे। वे आम नागरिक थे, किसान, दुकानदार, पुजारी और परिवार, जो माधुरी के लिए अपने प्यार की वजह से एक साथ आए थे। उनका मैसेज सीधा और साफ था, वह उनके साथ ही रहनी चाहिए, उसी घर में जिसे वह हमेशा से जानती थी। यह आंदोलन जल्दी ही ऑनलाइन और औपचारिक याचिकाओं के जरिए तेज हो गया, जो ब्रिंग बैक मधुरी हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया कैंपेन वायरल हो गया, जिसने पूरे देश के लोगों का ध्यान खींचा। एक ऑनलाइन पिटीशन ने एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा सिग्नेचर इकट्ठा कर लिए, जो डिजिटल एकजुटता का एक शानदार उदाहरण था। फिजिकल दुनिया में एक और भी बड़ा प्रयास चल रहा था। स्वयंसेवक गांव गांव जाकर भारत के राष्ट्रपति को संबोधित याचिका फॉर्म पर हस्ताक्षर इकट्ठा कर रहे थे। एक इनक्रीबल कोशिश में
वे 2 लाख से ज्यादा फॉर्म इकट्ठा करने में कामयाब रहे। समुदाय अपनी आवाज सुनाने के लिए हर शांतिपूर्ण तरीका अपना रहा था, यहां तक कि उन्होंने रिलायंस के जियो नेटवर्क का बहिष्कार करने की भी बात की ताकि वंतारा के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव डाला जा सके। यह भावना माधुरी पर गुस्सा होने की नहीं थी, बल्कि गलत समझे जाने और अनादर महसूस करने की थी। कोल्हापुर के लोगों को लगा कि हाथी के लिए उनके प्यार और देखभाल को अनदेखा कर दिया गया है। उन्होंने पीटा इंडिया के कानूनी हस्तक्षेप को मदद के तौर पर नहीं देखा, बल्कि ऐसे बाहरी लोगों के काम के तौर पर देखा जो उनकी संस्कृति या जानवर के साथ उनके गहरे रिश्ते को नहीं समझते थे। उनका मानना था कि माधुरी उनके लिए दुखी थी, ठीक वैसे ही जैसे वे उसके लिए दुखी थे। विरोध प्रदर्शन और याचिकाएं उनके परिवार के लिए लड़ने का उनका तरीका था, उस भयानक अन्याय को ठीक करने की कोशिश करने का तरीका था जिसे वे देखते थे, और अपनी प्यारी हाथी को वापस घर लाने का तरीका था जहां वह रहती थी। कोल्हापुर में लोगों के गुस्से का इतना बड़ा रूप राज्य के नेताओं से छिपा नहीं रहा। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन, हजारों की तादाद में मार्च करने वाले लोग और लाखों की तादाद में साइन की गई पिटीशन ने ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हाथी माधुरी की कहानी सिर्फ एक एनिमल वेलफेयर का मामला नहीं रह गई थी, यह महाराष्ट्र राज्य के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल इश्यू बन गई थी। लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स से लेकर राज्य सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक के चुने हुए ऑफिशियल इस मामले में गहरी दिलचस्पी लेने लगे, ये पहचानते हुए कि इसने उनके लोगों के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बना लिया था। लोगों का दुख अब पावर के गलियारों तक पहुंच गया था। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने खुद इसमें दखल दिया। उन्होंने दूसरे सीनियर स्टेट लीडर्स के साथ वंतारा के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग रखी। वे सिचुएशन को हर तरफ से समझना चाहते थे और एक ऐसा रास्ता खोजना चाहते थे जिससे कोर्ट के फैसले और कम्युनिटी की भावनाओं दोनों का सम्मान हो सके। सरकार की पोजीशन क्लियर थी, वे कोल्हापुर के लोगों के साथ खड़े थे। उन्होंने माना कि कोर्ट का रूलिंग माधुरी की हेल्थ की चिंता पर बेस्ड था, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी के उसके साथ गहरे कनेक्शन को भी माना। उन्होंने उसकी वापसी के लिए हर लीगल रास्ते को तलाशने का वादा किया। यह एक इम्पॉर्टेंट पल था क्योंकि इसने राज्य की ऑफिशियल मशीनरी को ग्रासरूट मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। इन हाई लेवल डिस्कशंस के बाद चीफ मिनिस्टर ने एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया जिससे प्रोटेस्टर्स में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने डिक्लेयर किया कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियली एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। यह एक जरूरी लीगल स्टेप था। एक रिव्यू पिटीशन कोर्ट से अपने ही फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहती है, और हालांकि यह शायद ही कभी सक्सेसफुल होती है, यह एकमात्र बचा हुआ लीगल ऑप्शन था। सरकार ने इस पिटीशन को पूरा सपोर्ट देने का वादा किया, यह कहते हुए कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिल सकता है जिससे माधुरी कोल्हापुर वापस आ सके और उसकी वेलफेयर में भी कोई कामी ना आए। ऑफिशियल सरकारी कार्रवाई के इस वादे ने ब्रिंग बैक माधुरी कैंपेन को नई एनर्जी दी। वंतारा ने अपनी तरफ से को-ऑपरेशन का रुख अपनाया। कोल्हापुर में कई लोगों ने उन्हें इस स्टोरी में विलेन के तौर पर देखा था, लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि वे बस कोर्ट के डायरेक्टिव को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने पब्लिकली माधुरी की वापसी के लिए लीगल एफर्ट को सपोर्ट करने की अपनी इच्छा जताई। उन्होंने सारी जरूरी टेक्निकल और वेटरिनरी असिस्टेंस देने की पेशकश की ताकि अगर कोर्ट उसकी वापसी को मंजूरी देता है तो इसे सेफली किया जा सके। इससे एक हैरान करने वाला अलाइनमेंट बना। राज्य सरकार, जैन मठ और यहां तक कि वह फैसिलिटी भी जो अब उसकी देखभाल कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले तक, सभी एक ही गोल की तरफ काम कर रहे थे। पॉलिटिकल और लीगल लैंडस्केप बदल गया था, जिससे फिर से मिलने की एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। इमोशनल उथल-पुथल और पॉलिटिकल दांव-पेंच के बीच वंतारा ने एक कमाल का और अनएक्सपेक्टेड जेस्चर दिया। कोल्हापुर कम्युनिटी के गहरे दर्द को समझते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने सुलह का हाथ बढ़ाया। उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन प्रपोज किया जो कंपैशनेट और प्रैक्टिकल दोनों था, एक ऐसा जो ट्रेडिशन और मॉडर्न वेलफेयर स्टैंडर्ड्स के बीच के गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता था। वंतारा ने माधुरी के लिए एक बिल्कुल नया स्टेट ऑफ द आर्ट एलिफेंट केयर सेंटर बनाने में हेल्प करने की पेशकश की, वहीं उसके होम विलेज नंदनी में। यह सिर्फ एक वेग प्रॉमिस नहीं था, यह एक फैसिलिटी के लिए एक डिटेल्ड प्रपोजल था जो गुजरात में मिल रही हाई स्टैंडर्ड्स की केयर को मिरर करेगा। प्लान एम्बिशियस और थॉटफुल था। प्रपोज्ड सैटेलाइट सेंटर को जैन मठ,
और महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। इसमें एक बूढ़े हाथी की वेलबींग के लिए जरूरी सभी एलिमेंट्स होंगे। इसमें एक बड़ा, खुला और चेन फ्री हैबिटेट शामिल था जहां माधुरी सॉफ्ट ग्राउंड पर घूम सकती थी। सबसे जरूरी बात यह कि प्लान में एक डेडिकेटेड हाइड्रोथेरेपी पॉन्ड शामिल था ताकि वो वाटर बेस्ड थेरेपी जारी रख सके जो उसके अर्थराइटिक जोड़ों के लिए इतनी जरूरी थी। फैसिलिटी में अपना ऑन साइट वेटरनरी क्लिनिक भी होगा जिसमें एलिफेंट केयर में ट्रेंड प्रोफेशनल्स होंगे, ये एंश्योर करते हुए कि उसे जब भी जरूरत होगी तुरंत और एक्सपर्ट मेडिकल अटेंशन मिलेगी। वंतारा इस जेनरस ऑफर के पीछे के इरादे को समझाने में केयरफुल था। उन्होंने स्ट्रेस दिया कि ये कोई ब्रांडिंग एक्सरसाइज या बिजनेस वेंचर नहीं था, ये कैंपैशन का एक जेस्चर था, उनके और कोल्हापुर के लोगों के बीच बनी दरार को भरने की एक कोशिश थी। अपनी सिंसियरिटी को अंडरस्कोर करने के लिए उन्होंने कम्युनिटी से पब्लिकली माफी भी मांगी, ट्रेडिशनल जैन फ्रेज मिच्छामी दुक्कडम का यूज करते हुए, जिसका मतलब है मेरे सभी बुरे कर्मों को माफ किया जाए। ह्यूमिलिटी का ये एक्ट जैन धर्म और कम्युनिटी की फीलिंग्स के लिए एक गहरा सम्मान दिखाता है, उस दर्द को एक्नॉलेज करता है जो कोर्ट और नर्डर्ड रिलोकेशन से हुआ था, भले ही वंतारा ने इसे इनिशिएट नहीं किया था। इस प्रपोजल ने कन्वर्सेशन को पूरी तरह से बदल दिया। इसने एक ऐसे फ्यूचर की ओर एक टेंजिबल पाथ ऑफर किया जहां माधुरी अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस किए बिना घर लौट सकती थी। ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसने कम्युनिटी के लव और हाथी की ज़रूरतों दोनों को ऑनर किया। कोल्हापुर में वंतारा सपोर्टेड फैसिलिटी का आइडिया इसमें शामिल सभी लोगों, कम्युनिटी, टेम्पल, गवर्नमेंट और वेलफेयर एक्सपर्ट्स के लिए एक कॉमन गोल प्रोवाइड करता था। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक क्रिएटिव और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स था, ये सजेस्ट करते हुए कि शायद ट्रेडिशन और मॉडर्न एनिमल वेलफेयर को अपोजिशन में होने की ज़रूरत नहीं थी। एक मिडिल ग्राउंड, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और माधुरी के लिए एक कॉमन कंसर्न की नींव पर बना अब पॉसिबल था। आज 7 अगस्त 2025 को माधुरी अभी भी वंतारा के शांत अभयारण्य में है, अपने उस घर से बहुत दूर जिसे वह 3 दशक से ज्यादा समय से जानती थी। उसके दिन इलाज और आराम के इर्द गिर्द बने हैं। एक्सपर्ट वेटेरिनरी टीम उसकी सेहत पर करीब से नजर रख रही है, उसे रोजाना उसके अर्थराइटिस और पैरों का इलाज दे रही है। वो अपना समय एक बड़े नेचुरल बाड़े में बिताती है, अपनी हाइड्रोथेरेपी सेशन और ध्यान से मैनेज किए गए डाइट का मजा लेती है। वो धीरे धीरे उन फिजिकल बीमारियों से उबर रही है जिन्होंने उसे सालों तक परेशान किया था। वंतारा की टीम उसकी इमोशनल जरूरतों का भी ध्यान रख रही है, उसे अपने नए जीवन में एडजस्ट होने के लिए जगह और कोमल प्रोत्साहन दे रही है और उम्मीद है कि वह दूसरे हाथियों के साथ संबंध बनाएगी। इस बीच उसकी किस्मत का फैसला करने वाली कानूनी प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन भारत के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यह कानूनी दस्तावेज पूरे कोल्हापुर समुदाय की उम्मीदों को दिखाता है। कोर्ट के सामने अब नई परिस्थितियां हैं। उसे नंदनी में एक हाई क्वालिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर विचार करना होगा, एक ऐसा प्लान जिसे सभी खास पार्टीज का सपोर्ट है। अब सवाल सिर्फ हाथी को खराब कंडीशन से हटाने का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या उसे अपने पुराने घर में एक नए, बहुत बेहतर माहौल में सुरक्षित रूप से वापस लाया जा सकता है। अब भविष्य कोर्ट के फैसले पर टिका है। अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को मंजूरी देता है तो कोल्हापुर में सैटेलाइट फैसिलिटी बनाने का प्लान शुरू हो जाएगा। वंतारा ने इसे हकीकत बनाने के लिए अपना पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है, जिसमें फंडिंग, डिजाइन एक्सपर्टाइज और टेक्निकल असिस्टेंस शामिल है। जैन मठ और महाराष्ट्र सरकार सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जमीन और लोकल ओवरसाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका लक्ष्य माधुरी के लिए इस नए घर को तैयार करना होगा। ये पक्का करना होगा कि वह लंबी यात्रा पर जाने से पहले वेलफेयर के सबसे ऊंचे मानकों को पूरा करे। उसकी वापसी एक ध्यान से मैनेज किया गया इवेंट होगा, जिसमें सबसे पहले उसकी सेफ्टी और आराम को प्राथमिकता दी जाएगी। कोल्हापुर वापस जाने का यह संभावित रास्ता सहयोग और एक नई समझ से भरा है। यह शुरुआती संघर्ष से एक खास बदलाव को दिखाता है। यह मानता है कि माधुरी के लिए समुदाय का प्यार एक शक्तिशाली, पॉजिटिव ताकत है, जिसे उसे सबसे अच्छी देखभाल प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोर्ट सहमत होता है तो उसकी घर वापसी पुराने तरीकों पर वापस लौटना नहीं होगी, बल्कि उसके और समुदाय के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि करुणा, परंपरा और मॉडर्न साइंस जब एक साथ काम करते हैं तो एक ही
प्यारी हाथी की भलाई के लिए क्या हासिल किया जा सकता है। मधुरी दी एलिफेंट की कहानी सिर्फ एक जानवर से कहीं ज्यादा है। ये हमारे और उन जानवरों के बीच के रिश्ते की बातचीत में एक पावरफुल और इमोशनल चैप्टर बन गया है जो हमारी दुनिया में रहते हैं। कोल्हापुर में एक पूजी जाने वाली टेम्पल आइकॉन से लेकर गुजरात के एक हाईटेक सैंक्चुअरी में पेशेंट बनने तक, उनके जीवन के सफर ने लोगों को मुश्किल सवालों का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। यह दिखाता है कि कैसे गहरे कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस और मॉडर्न एनिमल वेलफेयर के इवॉल्विंग प्रिंसिपल्स के बीच एक गहरा और अक्सर दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। मधुरी की कहानी हमसे पूछती है कि किसी जानवर से प्यार करने और उसकी देखभाल करने का असली मतलब क्या है। इस कहानी के एक तरफ एक कम्युनिटी का अनडिनाएबल लव है। 33 सालों तक कोल्हापुर के लोगों ने मधुरी को पूजा। वह उनके स्पिरिचुअल और डेली लाइफ्स का एक सेंट्रल पार्ट थी, इमेंस जॉय और प्राइड का सोर्स थी। उनके प्रोटेस्ट और पिटिशंस जेन्युइन अफेक्शन और प्रोफाउंड लॉस की भावना से आए थे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ये ह्यूमन एनिमल बॉन्ड्स अविश्वसनीय रूप से पावरफुल होते हैं और ट्रेडिशन समाज में एक गहरा और मीनिंगफुल प्लेस रखता है। इस कनेक्शन को सिर्फ इग्नोरेंस या निग्लेक्ट कहकर खारिज करना उस कॉम्प्लेक्स इमोशनल लैंडस्केप को समझना नहीं है जो देश और दुनिया भर में कई ह्यूमन कम्युनिटीज को डिफाइन करता है। दूसरी तरफ एनिमल वेलफेयर की क्लियर साइंटिफिक रियलिटी है। एक हाथी, चाहे वह कितना भी बिलव्ड क्यों ना हो, स्पेसिफिक और कॉम्प्लेक्स नीड्स वाला एक वाइल्ड एनिमल है। उसे सॉफ्ट अर्थ, वास्ट स्पेसेस, अपने जैसे जानवरों के साथ सोशल इंटरेक्शन और स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर की जरूरत होती है। मधुरी का फिजिकल सफरिंग, आर्थराइटिस, फुट रॉट एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहने का सीधा नतीजा था जो उनकी बायोलॉजी के लिए अनसूटेबल था। लीगल इंटरवेंशन और वंटारा में उनका रीलोकेशन कंपैशन के लिए एक मॉडर्न साइंस बेस्ड अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसा अप्रोच जो जानवर के फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ को सबसे ऊपर रखता है। यह पर्सपेक्टिव आर्ग्यू करता है कि ट्रू काइंडनेस के लिए कभी कभी मुश्किल अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अल्टीमेटली मधुरी की कहानी एक मिडिल ग्राउंड की तलाश है। कोल्हापुर में उनके लिए एक मॉडर्न सैंक्चुअरी बनाने का इनोवेटिव प्रपोजल भविष्य के लिए एक होपफुल विजन पेश करता है। ये सजेस्ट करता है कि ट्रेडिशन और वेलफेयर को अपोजिंग फोर्सेस होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय ये दिखाता है कि ट्रेडिशन इवॉल्व हो सकता है, न्यू नॉलेज और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को अपनाकर जीवन के प्रति अपने कोर वैल्यू ऑफ रेवरेंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। मधुरी की एंड्यूरिंग लेगेसी शायद ये हो सकती है कि उन्होंने कंपैशनेट कंजर्वेशन के एक नए मॉडल को इंस्पायर किया, एक ऐसा मॉडल जहां कम्युनिटीज अपने एनिमल आइकॉन्स को चेरिश करना जारी रख सकती हैं और उन्हें केयर के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं। उनका सफर, जो पेन और लव से भरा था, अल्टीमेटली सभी के लिए एक ज्यादा एनलाइटेंड कोएग्जिस्टेंस का रास्ता बना सकता है।